गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आरसीसी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और लिमिट स्टेट मेथड में आगे डिज़ाइन जब हम करेंगे तो उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उन पॉइंटों पर आज हमने ये वीडियो बनाई है और एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में अगर कंक्रीट के लिए 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है कि 7 दिन के बाद में कोई कंक्रीट का ब्लॉक है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो किस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं? 2/3 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ एफसीके। एफसीके मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, अगर हम 2/3 28 डेज पर जो स्ट्रेंथ आई उसका हम 2/3 कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं? 7 दिन के बाद में उसकी हम कंक्रीट ब्लॉक की हम क्या निकाल सकते हैं? संपीड़न सामर्थ्य। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल देके आपको समझा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 डेज पर निकालनी है आपको। 7 डेज पर क्या निकालनी है आपको? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 2/3 गुणा 20 डेज पर स्ट्रेंथ ऑफ एफसीके, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अब अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के लिए अगर हमारे पास में M20 ग्रेड है तो एफसीके कितना होगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अगर M15 है, ठीक है, तो कितना होगा? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा आपका एफसीके। कितना होगा? न्यूटन 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर हम M15 के लिए जो हमारे पास में कंक्रीट का ब्लॉक है M15 का बना हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका एफसीके निकाल सकते हैं 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो 7 दिन के बाद में हमारी कितनी होगी? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले से हम 2/3 करके 7 दिन पर हमारा कंक्रीट ब्लॉक का कितना स्ट्रेंथ होगा या कोई हमारे पास में कंक्रीट मेंबर होगा उसका कितना स्ट्रेंथ रहेगा, तो हम इस फॉर्मूले से 2/3 करके ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर जी हमें ये बात बताइए आप कि 7 दिन के तो निकाल लिया हमने। ठीक है, अगर हम किसी भी दिन के लिए निकालें, 14 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 1 साल, 2 साल, तो हम कैसे निकाल पाएं? ठीक है, तो उसके लिए पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में फॉर एनी डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टी हमारे पास में टाइम इंटू F28। F28 का मतलब 28 दिन की तराई के बाद में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई थी वो, डिवाइड बाई A प्लस BT। ए और बी क्या है? हमारे एक कांस्टेंट है, इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, A बराबर 4.7 और B बराबर 0.833। ठीक है, एग्जाम्पल देके इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपको क्या निकालना है? अब मान के चलिए आप कोई भी क्या 30 दिन पर निकालनी है आपको। ठीक है, तो 30 दिन पर निकाल देते हैं। तो टी बराबर हमारा हमने लिखा है टी जो टाइम होगा इन किस में होगा? डेज में होगा। ठीक है, तो 30 दिन पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? टी बराबर हमारे पास में 30 है, तो 30 दिन के बाद में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं। F28, अब देखो F28 आपके पास में ग्रेड होगा कि आपने किस ग्रेड के लिए बना रहे हैं? M20 के लिए बना रहे हैं, M15 के लिए बना रहे हैं, M25 के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए भी आप बनाना चाहें उसके लिए। तो आपने कहा कि हम M25 के लिए बना रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी? M25 की तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 4.7 प्लस वी की वैल्यू कितनी है? 0.833 इंटू टाइम कितना है? 30। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद में कितना वैल्यू आ जाता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी से। देख लेते हैं कैलकुलेट करके। 30 इंटू 25 डिवाइड बाई 4.7 प्लस 0.833 इंटू 30। ओके, ये आया हमारा 25.26। देखो 25.26 कितना आया?
25.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो हमारा 30 दिन के बाद में हमारी कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी हमारी कितनी होगी, 25.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया। तो हमारे पास में पहला 7 दिन के बाद में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला है 2/3 28 डेज। ठीक है, कि तराई के बाद में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आए उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास में किसी भी दिन के लिए अगर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, T × F28 अपॉन A + BT, और A और B क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू A की वैल्यू 4.7 और B की वैल्यू 0.833। तो आराम से हम इस स्ट्रेंथ को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए हमारे, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में जब हमारा कंक्रीट का जो मेंबर होता है, जैसे हम बीम की बात करें तो बीम पर हमारा क्या आएगा, फ्लेक्सुरल मूवमेंट। ठीक है, या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होगी कंक्रीट की, वो चीजें निकाल लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कह दो इसको, या फिर क्रैकिंग स्ट्रेंथ बोल दें, या मॉडुलस ऑफ रप्चर बोल दें। ठीक है, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है नमन सामर्थ्य। ठीक है, क्रैकिंग सामर्थ्य और मॉडुलस ऑफ रप्चर, इनको किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का FCR बराबर 0.7 अंडर रूट में FCK। ठीक है, FCR बराबर 0.7 अंडर रूट में FCK। SSC JEE में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन आपको अगर निकालना है, क्रैकिंग स्ट्रेंथ निकालना है या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालना हो, या फिर 2 नंबर में आ जाए आपके मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना हो, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो FCR निकालनी है आपको, FCR बराबर 0.7 अंडर रूट में FCK। ठीक है, अब FCK के स्थान पर, ठीक है, आपको FCK क्या होगा, अगर आपके पास में वही पुराना ग्रेड है, M15 है, ठीक है, M25 है, ठीक है, M20 है, M25 है, ठीक है, M30 है, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। मानो हमने ले लिया M25, तो M25 के लिए FCK की वैल्यू कितनी होती है, जितना ये लिखा रहता है, कितना, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम 25 ले लेते हैं, तो कितना आया हमारा, 25 का रूट कितना आया, 5, तो 0.7 इंटू 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आराम से आपने क्या निकाल दिया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल दिया। कंक्रीट का फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना रहेगा, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। हमारे पास में थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, कि ये तो हमने बता दिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, तो उसके बाद में हमने ये भी बता दिया बेंडिंग में उसका मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना रहेगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसको हम स्प्लिट टेस्ट होता है उससे हम निकालते हैं। ठीक है, स्प्लिट टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास में इस तरीके से सिलेंडर होता है। ठीक है, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, लोड, नीचे से ये फिक्स है। ठीक है, तो हमारा FCT की जो वैल्यू रहती है वो बन के आती है 2P अपॉन पाई DL। ठीक है, पाई और D क्या है इसका डाया, और L लेंथ पीछे की तरफ, जैसे सिलेंडर है इस तरीके से, तो 2P अपॉन पाई DL। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, FCT निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इस तरीके, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा है हमारे पास में FCT बराबर, ये होता है 0.66 FCR। मतलब FCR का 66% क्या होता है, हमारा FCT होता है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास में FCT क्या है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो 0.66। अब आपको निकालना है FCR। ठीक है, FCR की वैल्यू अभी हमने किसके लिए, M25 के लिए निकाली थी ये वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम रख देते हैं इसी में। ठीक है, FCR के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, किसी भी के लिए भी निकाल सकते हैं। M15 के लिए निकाल सकते हैं तो M15 की वैल्यू रख देंगे, M20 की भी वैल्यू रखना चाहें तो M20 की रख देंगे इसमें। तो यहाँ से हम सबसे पहले FCR निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम रहेगा FCR निकालना। सबसे पहले रहेगा किस ग्रेड के लिए निकाल लें, उसके बाद में FCR निकालेंगे और FCR की वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, FCT बराबर FCR। ठीक है, 0.66 FCR, तो FCT बराबर 0.66 FCR। अभी हमने 25 के लिए निकाला है FCR की वैल्यू, तो इसी के लिए निकाल लेते हैं। तो M20
M25 ग्रेड के लिए हमें क्या निकालना है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो 25 के लिए हमारा FCR की वैल्यू आई थी 3.5, मल्टीप्लाई कर दो, कैलसी कर देते हैं 3.5, तो कितना आ गया 0.66 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो ये निकल के आ गया 2.31। ठीक है, 2.31 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये हमारा FCT निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने 7 दिन पे देखा, या किसी भी दिन पे फिर निकालना हो हमने तो दूसरा पॉइंट ये देखा। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे रहेगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर इसको क्रैकिंग स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं, तीनों में से किसी को। देखो ये सारे टेक्निकल नाम हैं, इनको आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि सर ने काफ़ी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी में ही बता रहे हैं, बस इनके टेक्निकल नाम है, इनको इन्हीं नामों से, ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, आपको आगे भी हेल्प करेंगे। फिर हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बाद में क्या निकाला, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली कंक्रीट की। तो कैसे निकालते हैं, स्प्लिट टेस्ट से निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा इसको सिलेंडर से निकालते हैं, डी इसका डाया और एल इसकी लेंथ रहेगी, तो FCT बराबर 2P/πdl, इस फॉर्मूले से निकाल दो, या फिर FCT बराबर 0.66 FCR, या इस फॉर्मूले से निकाल दो। तो FCT हमने इस फॉर्मूले से क्या निकाल दिया, FCT निकाल दिया। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसकी, कंक्रीट की, ये हमने निकाल दी है। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्या है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब होता है इनिशियली हमारी कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होगी। जैसे अगर हम बात करें स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, स्टील की ES कितना होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हम कंक्रीट की बात करेंगे, तो कंक्रीट की कैसे निकालेंगे, या तो हम शॉर्ट टर्म निकालना चाह रहे हैं तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और लॉन्ग टर्म निकालना चाह रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले से। दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हम निकाल रहे हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एफ देखो क्या है, 5000 अंडर रूट में FCK। ठीक है, FCK हमारा फिर से हम ग्रेड के हिसाब से ही देखेंगे, ग्रेड के हिसाब से देखेंगे। ग्रेड क्या है हमारा, M5 या फिर M7.5 या M15, M20, ठीक है, M25, किसी भी ग्रेड के लिए। ठीक है, आप कोई भी एक चुन लीजिए जिसके लिए हमें निकालना हो ESC की वैल्यू। तो हमने माना चलो M25 के लिए निकाल लेते हैं। हम इसको इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इसका रूट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो कैलसी से हम कर सकते हैं। दोनों के लिए बता देंगे। तो ESC किसके लिए निकालना है, M25 के लिए निकालना है पहले। ठीक है, ESC शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो 5000 अंडर रूट में FCK मतलब हम 25 के लिए निकाल लें तो FCK की वैल्यू कितनी होगी, 25, तो बराबर कितना आ गया, 5000 और 25 का 5, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 25,000। ठीक है, 25,000 न्यूटन पर mm²। क्या आ गया, ये ESC आ गया तुम्हारा, ESC। ठीक है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा ESC निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम 25 की जगह पर हम 20 भी रख सकते हैं तो ये वैल्यू चेंज करते जाएं, और 20 रख दें या फिर 15 रख दें तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना सीख गए। ठीक है, अब देखते हैं इसी के बेसिस पे आगे रहता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि कुछ समय बाद कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब जब लॉन्ग टर्म बाद मतलब कुछ लंबे समय बाद जब हम कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं तो उसमें आ जाता है क्रीप कोफिशिएंट। एक तुम्हारा क्रीप कोफिशिएंट एक फैक्टर है, वो अफेक्ट करने लग जाता है। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रीप होता है हमारा जब हमारा किसी भी मेंबर पर सस्टेनिंग लोड आ रहा हो, सस्टेनिंग लोड या डेड लोड आ रहा हो, और डेड लोड के कारण हमारे मेंबर में जो क्रैक पड़ जाते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, क्रीप कह रहे हैं। ओके, तो कुछ समय बाद डेड लोड के कारण या सस्टेनिंग लोड के कारण हमारे पास में क्या, डेड लोड मतलब अचल भार। ठीक है, अचल भार जो हमारा बीम पर या स्लैब पर हमेशा के लिए उस पर बना हुआ है, उसके कारण क्या पड़ जाते हैं, तो उसमें दरारें आ जाती है मेंबर में। ठीक है, उसी को हम क्रीप कहते हैं। ठीक है, तो क्रीप के कारण उसकी जो कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कुछ घट जाती है। ठीक है, अब वो चीज़ देखेंगे कि वो कितना घट जाती है। ठीक है,
लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसको हमने EL कह दिया। EL बराबर होता है ES अपॉन 1 प्लस थीटा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा SSC में। देखो जो आज बताया है इसमें SSC में डायरेक्ट यहां से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन का मतलब पेपर में देखने को मिल जाता है प्री में, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी निकलवाने के लिए पूछ लेता है, तो वो सारी चीजें हमने बता दी आपको, ठीक है। और आपके ऐसा नहीं कि ये SSC JEE के हिसाब से, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी। अब लॉन्ग टर्म तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। EL बराबर, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि ES अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है 25,000 न्यूटन पर mm²। किसके लिए, कौन से ग्रेड के लिए, M25 ग्रेड के लिए। तो हम यही वैल्यू रख दें और 1 प्लस थीटा। थीटा होता है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट समय के साथ में क्या रहता है, घटता है, ठीक है। जैसे 7 दिन के बाद में क्रीप की जो वैल्यू रहती है क्रीप कोफिशिएंट की 2.2 सबसे ज़्यादा रहती है। जैसे हम स्लैब डालते हैं या कोई भी मेंबर डालते हैं तो सबसे ज़्यादा देखोगे दूसरे दिन जाके या तीसरे दिन देखोगे साइड पर, तो वहाँ पर क्रैक ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें से जब जो निकलता है, जो बाष्प बन के पानी निकल जाता है, उसके कारण भी क्या पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं। तो 7 दिन पर सबसे ज़्यादा क्रैक होता है, ठीक है, क्रैकिंग होती है। फिर उसके बाद में 20 डेज के बाद में हमारा क्रैक जैसे 2.2 है, कुछ घट जाता है 1.6 हो जाता है। 1 ईयर के बाद में देखें तो 1.1, ठीक है, ये हमारा क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अब देखें, अब हम निकाल रहे हैं कि 7 दिन के बाद में, 28 दिन के बाद में क्रीप की वैल्यू के कारण थीटा हमारा 28 दिन पर थीटा 1.6 वैल्यू है, तो तब हमारी लॉन्ग टर्म वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं EL बराबर ES किसके लिए निकाल रहे हैं हम, M25 ग्रेड के लिए, ठीक है। M25 के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ESC निकालना पड़ेगा, क्योंकि ES ये वैल्यू है, ESC कह दो, ठीक है। सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। M25 ग्रेड के लिए हमारे पास में ये आ गया, ठीक है, कितना आ गया 25,000, ठीक है, 25,000 डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा, ठीक है। अब थीटा अगर 7 दिन पर निकालना चाह रहे हैं तो वैल्यू रख देंगे 2.2, 28 दिन पर निकालना चाह रहे हैं 1.6 रख देंगे, और अगर 1 ईयर के बाद में निकालना है तो 1.1 रख देंगे। तो हम निकाल रहे हैं 28 डेज पे, तो कितना वैल्यू रख देंगे 1.6, तो कितना हो गया 2.6 हो गया, ठीक है, बराबर ये हो गया 2.6, ठीक है, 2.6 डिवाइड कर दो इसको, तो कितना निकल के आता है, डिवाइड बाई 25,000 डिवाइड बाई 2.6, तो ये आ गया आपका 9615, ठीक है, ये आ गया 9615.38 न्यूटन पर mm²। ये हमारा क्या आ गया, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसकी, कंक्रीट की ये आ गई। तो ये वैल्यू क्या हुई, क्रीप के कारण इसकी वैल्यू क्या होगी, घट गई, ठीक है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2.6 25,000 डिवाइड बाई, ठीक है, 9615.38, ठीक है, बिल्कुल ठीक वैल्यू है। तो हम इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा आपके सामने, तो कई इंपॉर्टेंट चीज़ आई। सबसे पहले आया कि 7 दिन के बाद में अगर कंक्रीट की हमें संपीड़न सामर्थ्य निकालनी हो तो 2/3 डिवाइड बाई इंटू मल्टीप्लाई बाई FC के, उस तरीके से, क्योंकि 28 डेज पर जितनी सामर्थ्य आएगी उसका मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर हमें किसी भी दिन पर निकालनी हो, 28 दिन के बाद, 35 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, T इंटू F28 A प्लस BT, ठीक है। तो हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, T इंटू F28 प्लस A प्लस BT। A की वैल्यू हमारी कितनी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 4.7, और B की वैल्यू 0.833, T बराबर टाइम इन डेज में, और ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कितना वैल्यू आया, किसका, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का किसी भी टाइम पर कितना वैल्यू आया हमारे पास में ये, ठीक है, T डेज के बाद में, ठीक है, हमारा जो वैल्यू आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का आया ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमने 25.26 न्यूटन पर mm², ओके। उसके बाद में देख लेते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, या इसको कहते हैं क्रैकिंग स्ट्रेंथ, फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर। उसको कैसे निकाला है, FCR बराबर होता है 0.7 इंटू अंडर में FC के, तो हमने ये FCR की वैल्यू निकाल के दिखाई 25 के लिए, कितना आया 3.5 न्यूटन पर mm²। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली, इसको हम स्प्लिट टेस्ट से निकालते हैं, तो FCT बराबर 2P अपॉन πdl, ये हमारा फॉर्मूला, या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं FCT बराबर 0.66 FCR, ओके।
उसके बाद में एग्जांपल लेके हमने समझा दिया कि 0.66 और हमारा जो FCR था वो आया 3.5 25 ग्रेड के लिए, तो ये वैल्यू निकल के आई। उसके बाद में हमने शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा, ESC बराबर 5000 अंडर में FCK, ठीक है। FCK की वैल्यू अगर हम 15 रख देते हैं या 25 रख देते हैं, जो भी रख देंगे, तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, ये डिपेंड करता है क्रीप कोफिशिएंट पे, ठीक है। क्रीप क्या होता है, मैंने बताया था कि डेड लोड के कारण या सस्टेनिंग लोड के कारण हमारे जो कंक्रीट मेंबर जो होता है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिनको हम क्रीप कह रहे हैं, ठीक है। 7 दिन के बाद में सबसे ज़्यादा क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू मिलती है हमें 2.2, 28 दिन पे 1.6 और 1 ईयर पे 1.1। उसके हिसाब से हमने लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी निकाली, उसका फॉर्मूला है ESC/1 + θ, ठीक है। ESC 25 के लिए कितनी वैल्यू आई हमारी 25,000 और डिवाइड बाई 28 दिन के लिए निकालना है, तो 1 + θ की जगह पे हमने क्या रख दिया 1.6, जो आ गया 2.6, इसका डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आई 9615.38 Nm², ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही पॉइंटों को लेके आते रहेंगे, और ये हमारा सेकंड चैप्टर RCC का चल रहा है, और अब आगे बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड को आगे फर्दर कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।